CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिज़ी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी PMO में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं, तो अडानी इनको फिनिश कर दें। क्या कर, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फ़ोन करके कहा एक दिन, अरे यार तुम फिर कश्मीर पर बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फेरेंस ड्रॉ किया, तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। सत्यपाल मलिक के बयानों से राजनीति में खलबली। आखिर ये सत्यपाल मलिक हैं कौन, आइए जानते हैं। सत्यपाल मलिक उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। 24 जुलाई 1946 को किसान बुद्ध सिंह के घर में जन्मे। सत्यपाल मलिक का राजनीतिक सफर इतना भी आसान नहीं था। जब वो 2 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। लोकल स्कूल से पढ़ाई की और जब कॉलेज पहुंचे तो राजनीति में कदम रख दिया। मेरठ कॉलेज में वो 2 बार स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने। देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी में उनके सफर की बात करें, साल 1980 से 1989 तक उत्तर प्रदेश से 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। साल 1989 से 1991 तक जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा सदस्य बने। 1996 में उन्होंने सपा के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद साल 2014 में बीजेपी ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट चुना। इसके बाद उन्होंने सितंबर 2017 से अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला। इसके बाद अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रहे। नवंबर 2019 में वो गोवा के राज्यपाल बने और अगस्त 2020 तक उस पद पर बने रहे। उन्होंने अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक मेघालय में बतौर राज्यपाल सेवाएं दी और आज के दिन वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। पुलवामा को लेकर हमेशा से कुछ चीजें संशय के घेरे में रही हैं। 300 किलो RDX कैसे आ गया, विमान से क्यों नहीं ले जाने दिया गया, जो रोड था, जो मेन रोड जिस पर यह काफिला जा रहा था, आर्टीरियल रोड्स को बंद क्यों नहीं किया गया। इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश की धमकी थी, उसके बावजूद भी सड़क से क्यों लेकर गए और इस जांच का क्या हो रहा है। ये सारी चीजें संशय के घेरे में थी, अगाहे बगाहे इस पर चर्चा भी हो जाती थी। ईश्वर जाने असलियत क्या है। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और ये सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। CRPF के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश-ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, CRPF की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया। तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो RDX से भरा एक गाड़ी
टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? ये तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को। 2019 14 फरवरी को हुआ था। हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स? कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है, तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। सत्य का पालनहार मानते हैं वो सत्यपाल मलिक जी की इंटरव्यू को दबाने में लगे हुए हैं।